हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है जिनके पास DU में सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। तो प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस भी किए, इस वीडियो में भी हमसे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं और आने वाले जो कुछ वीडियोस हैं 2 या 3 वीडियो और बनाऊंगा मैं, ठीक है। तो वहाँ पे भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास 2 क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में भी। पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ आर द इक्विलिब्रियम रियल वेजेस एंड अनएम्प्लॉयमेंट डिटरमाइंड इन एन इकोनॉमी, ठीक है, ये हम देखेंगे। दूसरा, व्हाट आर द शॉर्ट रन इफेक्ट्स ऑन एन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। ये 2 क्वेश्चन रहने वाले हैं। और भाई जिन भी बच्चों का एग्जाम है उसके लिए ऑल द बेस्ट, ठीक है, अच्छे से एग्जाम करके आना। हम लोगों ने सिलेबस पूरा किया है, नोट्स में भी कंप्लीट चीजें मैंने डाल रखी हैं, तो आपको किसी तरह की दिक्कतें नहीं आएंगी। और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हम कर ही रहे हैं जहां से आपको पता लग जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। बाकी हर एक चीज जो है ना हमने कवर की हुई है प्रीवियस वीडियोस में ही, ठीक है। बस सिर्फ देख लेते हैं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना होता है एग्जाम्स के अंदर। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज भी करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836336 हमें व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। तो देखते हैं, तो हाउ आर द इक्विलिब्रियम रियल वेजेस एंड अनएम्प्लॉयमेंट डिटरमाइंड इन एन इकोनॉमी। तो पहले क्या आता है कि इक्विलिब्रियम रियल वेजेस को हम किस तरीके से डिटरमाइन करेंगे, यानी कि हम बात कर रहे हैं रियल वेजेस के बारे में कि इक्विलिब्रियम रियल वेज क्या होता है। तो अगर मैं बात कर रहा हूं रियल वेजेस के बारे में, तो रियल वेजेस का जो मतलब होता है वो क्या होता है कि हम सब जानते हैं कि जो प्रोड्यूसर है अगर उसे कभी भी प्रोडक्शन करना है तो प्रोडक्शन करने के लिए उसे क्या चाहिए होंगे, फैक्टर्स चाहिए होंगे, इनपुट्स बाय करने पड़ेंगे जो कहाँ से मिलते हैं, मार्केट से, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सब चीज़ें उन्हें चाहिए होती हैं। लैंड के बदले एक प्रोड्यूसर रेंट पे करता है, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट पे करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट लेबर के बदले क्या पे करता है, वेजेस पे करता है, या फिर एम्प्लॉयज के बदले सैलरी पे करता है। तो इस तरीके से जो है ना जो वेजेस और सैलरी जो दी जाती है, तो उसी के बारे में मेन बात करनी है कि जो वेज रेट है वो किस तरीके से डिटरमाइन होता है। तो वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो क्या आती है कि लेबर की डिमांड और सप्लाई कैसी है, इस पर डिपेंड करता है। अगर कोई ऐसी इकोनॉमी है जैसे इंडिया जहाँ पे लेबर सप्लाई बहुत ज़्यादा है लेकिन उस लेवल पे लेबर की डिमांड नहीं हो रही है, तो इसकी वजह से होता क्या है कि जो बार्गेनिंग पावर है वो किसके पास रहेगी, वो रहेगी प्रोड्यूसर के पास। प्रोड्यूसर हमेशा उन लोगों को हायर करेंगे जो कम वेज रेट पे काम करने को तैयार है, क्योंकि उनके पास ऑप्शंस हैं प्रोड्यूसर के पास कि भाई दुनिया भर के लेबर हैं, लेबर सप्लाई बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो हो सकता है कुछ लोग सेम काम के ज़्यादा पैसे मांग रहे हों और कुछ लोग ऐसे भी हों जो सेम काम के कम पैसों में भी तैयार हो, तो भाई वो हमेशा उन लोगों को हायर करेंगे जो कम पैसों में उस काम को करने के लिए तैयार बैठे हैं। तो इस तरीके से जो है ना वेज रेट क्या होता है, डिटरमाइन किया जाता है। तो मैंने आपको समझाया कि जो सप्लाई है अगर लेबर की बहुत ज़्यादा है तो वेज रेट तो नहीं क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि बार्गेनिंग पावर प्रोड्यूसर के पास होगी। तो इंडिया में आप देख ही रहे हो कि अनएम्प्लॉयमेंट किस लेवल पे है, बेरोजगारी बहुत बड़े लेवल पे, जिसकी वजह से होता क्या है कि लोग मजबूरी में, ठीक है, किसी भी काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं, चाहे बिल्कुल ही चीप वेज रेट ही क्यों ना हो। वहीं पे कुछ ऐसी इकोनॉमी भी हैं जैसे वेस्टर्न इकोनॉमी में यूएसए की बात कर लेते हैं, जहाँ पे लेबर की सप्लाई बिल्कुल ना के बराबर है लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे लेबर को ज़्यादा सैलरी मिलती है, ज़्यादा वेजेस मिलते हैं, हायर वेज रेट है वहाँ पे, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रीज़न बनता है। तो यानी कि लेबर डिमांड और सप्लाई बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं वेज रेट को। और वहाँ पे ऐसा है भी क्यों, क्योंकि भाई ऑप्शंस है नहीं। अब जो प्रोड्यूसर्स हैं, जब लेबर सप्लाई नहीं है तो उसे जो भी पर्सन मिलेगा वो जिस भी वेज रेट में काम करने को तैयार होगा उस रेट में उसे काम करना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो है ना डिमांड और सप्लाई है वो अफेक्ट करती हैं किनको, वेज रेट को। तो मैंने आपको पहला पॉइंट तो ये समझाया कि लेबर डिमांड और लेबर सप्लाई किस तरीके से काम करती हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स और समझ लेते हैं। तो बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट था कि डिमांड और सप्लाई जो है वो इफेक्ट करती हैं वेज रेट को, और जहाँ पे डिमांड और सप्लाई इक्वल होगी उसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम वेज रेट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, तो इक्विलिब्रियम रियल वेजेस एंड अनएम्प्लॉयमेंट आर डिटरमाइंड बाय इंटरेक्शन ऑफ लेबर सप्लाई एंड लेबर डिमांड। तो ये इंटरेक्शन होता है लेबर सप्लाई और लेबर डिमांड का, इसी के हिसाब से हम वेज रेट और अनएम्प्लॉयमेंट को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो थोड़ी सी बात जो है ना वो अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में भी कर देते हैं। अगर मैं बात कर रहा हूँ अनएम्प्लॉयमेंट की,
जैसे कि मैंने बात अभी समझाई, लेबर डिमांड और लेबर सप्लाई, वो डायरेक्टली किससे अफेक्ट होती है? अनएम्प्लॉयमेंट से। अगर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, इस बात का मतलब क्या है कि लेबर खाली बैठे हैं, लोग खाली बैठे हैं, यानी कि लेबर की सप्लाई क्या है? बहुत ज़्यादा है। वहीं पे अगर हम बात करें कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कम है इकोनॉमी के अंदर, यानी कि लेबर सप्लाई भी क्या है? कम है, और डिमांड क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। तो अनएम्प्लॉयमेंट सीधा अफेक्ट करती है किस चीज़ को? लेबर की डिमांड को और लेबर की सप्लाई को। अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो इस बात का मतलब सीधा सा है बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और लेबर जो है वो बहुत ज़्यादा क्या है? मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है, जो चीप रेट में भी काम करने को बिल्कुल तैयार बैठे हैं, जैसे इंडिया के अंदर हो रहा है, ठीक है। तो वही चीज़ है। वहीं पर कुछ वेस्टर्न इकोनॉमी है जहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो क्या है? बहुत कम है, यानी कि बेरोजगारी बहुत कम है, यानी कि लोगों के पास काम है। तो जो लेबर वगैरह हैं या फिर वो भी जो है ना, वो क्या है? ज़्यादा बजट पे तैयार होता है काम करने के लिए, क्योंकि सप्लाई उतनी है ही नहीं लेबर्स की, ठीक है, और प्रोड्यूसर के पास ऑप्शन भी नहीं है इतने सारे। तो अनएम्प्लॉयमेंट भी जो है ना वो यहाँ पे इस चीज़ की वजह से क्या होती है? अफेक्ट होती है। और कई बार वेज रेट भी अनएम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करती है, जनरेट करती है ना, कि बढ़ाती और कम करती है। कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर वेज रेट की हम बात कर रहे हैं, अगर वेज रेट हमारा ज़्यादा है किसी भी इकोनॉमी में, अगर प्रोड्यूसर ज़्यादा वेजेस पे कर रहे हैं, इस बात का मतलब क्या है कि लोग जो हैं वो मोटिवेट होंगे उस काम को करने के लिए। और जनरली प्रोड्यूसर वेज रेट ज़्यादा जब रखते हैं जब लेबर सप्लाई बहुत कम हो, क्योंकि अगर लेबर सप्लाई जो है वो कम होगी, यानी कि प्रोड्यूसर के पास ऑप्शन कम है, और अगर प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन कराना है, अगर उसे लेबर हायर करने हैं तो उसे महंगे में हायर करने पड़ेंगे। तो वेज रेट जो है ना वही बढ़ाने के बाद जो लोग हैं और ज़्यादा लोग जो हैं वो मोटिवेट होंगे काम करने को लेके। लेकिन अगर कहीं पे वेज रेट बहुत कम है, ठीक है, तो वहाँ पे जो लेबर है ना वो और ज़्यादा अनएम्प्लॉयड रहना ही पसंद करते हैं। जनरली आपने देखा होगा, जहाँ पे मैंने आपको कंसेप्ट समझाया था लीजर का, कि लोग जो है ना बोलते हैं कि यार ये वेज रेट मिल रहा है, इससे बढ़िया ना ही मिले, कम से कम मैं आराम करूँगा, काम नहीं करूँगा, ठीक है। तो वो अपना कहते हैं कि पैसे इतने कम मिल रहे हैं, इससे बड़े ना मिले तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम अपनी ज़िंदगी जो है ना आराम करे काट लेंगे, खाना पीना गवर्नमेंट प्रोवाइड कर ही देगी। तो इस तरीके से भी लोग की जो सोच है वो होती है, ठीक है। तो वेज रेट भी जो है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट के पीछे का, ठीक है। इसके अलावा हम एक कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं, नेचुरल लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हर इकोनॉमी में एग्जिस्ट करता है। ऐसा नहीं है कोई सी भी इकोनॉमी है जो इस बात को श्योरिटी से बोले कि हमारी इकोनॉमी में सारे के सारे लोग क्या हैं? एम्प्लॉयड हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई हो भी सकता है ना कुछ लोग ऐसे भी हों, ठीक है, जिन्हें आराम पसंद हो, ठीक है, कि भाई जिनके पास एबिलिटी भी है काम करने की, ठीक है, उन्हें काम अवेलेबल हो भी रहा है, काम मिल भी रहा है, लेकिन वो काम ही नहीं करना चाहते। वो कहते हैं भाई हमारी ज़िंदगी ऐसी मस्त है, ठीक है, हम सुबह सोएंगे, मतलब सुबह सो के उठेंगे, ठीक है, उठ के 1000, 2000, 5000 रील देखेंगे, ठीक है, 2-3 सीजन खत्म करेंगे किसी ना किसी पर्टिकुलर वेब सीरीज़ के, ठीक है, और कंटेंट कंज्यूम करेंगे, और बढ़िया घर वाले खाना खिला ही रहे हैं, और हम ऐसे अपनी ज़िंदगी क्या कर देंगे? गुजार लेंगे अपनी, ठीक है। तो ऐसे भी कुछ लोग हो सकते हैं। तो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वो होता है, एक तरह से आप इसे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट भी समझ लो, कि कुछ लेवल तक तो अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको अलग अलग एस्पेक्ट समझाए अनएम्प्लॉयमेंट का वेज रेट से। तो मेन तो ये कंसेप्ट है कि लेबर की डिमांड और सप्लाई जो है ना वो वेज रेट डिटरमाइन करती है, अनएम्प्लॉयमेंट डिमांड करती है, डिटरमाइन करती है, वो मैंने आपको अलग डिफाइन कर दिया था। अब देखो यहाँ पे इक्विलिब्रियम रियल वेज एज अ पॉइंट, यानी रखना इक्विलिब्रियम रियल वेज एक ऐसा पॉइंट है वेयर वेज सेटिंग कर्व, जिसको हम बोलते हैं WS कर्व, और जो प्राइस सेटिंग कर्व है, ठीक है, वो क्या होता है? डिटरमाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं। क्योंकि कई बार जो वेज है ना वही प्राइस सेट करने में हेल्प भी करता है। आपको एक पॉइंट एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्योंकि हम सब जानते हैं जो प्रोड्यूसर है वो उन्हें क्या चाहिए? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, उनके बदले वो पेमेंट भी करेंगे। तो अगर लेबर ज़्यादा वेज रेट की डिमांड कर रही है तो इस बात का मतलब क्या है कि एक प्रोड्यूसर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आएगी? ज़्यादा आएगी। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा आएगी तो प्रॉफिट तो प्रोड्यूसर को कमाना ही है, ठीक है, एक प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करना है। तो हो क्या सकता है कि वो गुड्स को महंगे में बेचेंगे, ठीक है। वहीं पे अगर वेज रेट कम होगा तो वो गुड्स को सस्ते में बेचेंगे। यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम बात करते हैं कि प्राइस कैसे किसी भी गुड्स का सेट किया जाता है,
वो मैंने आपको यहाँ पे डिफाइन किया कि अगर हमारे पास जो प्राइस है वो क्या रखा जाएगा, अगर वेज हाई रखा जाएगा तो प्राइस भी हाई हो जाएगा, वेज कम रखा जाएगा तो प्राइस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब कई बार क्या होता है कि भाई लेबर को लगता है भाई इस काम में बहुत ज़्यादा मेहनत है, इस प्राइस में हम काम नहीं कर सकते, तो ठीक है भाई आप इस प्राइस में काम नहीं कर सकते तो ठीक है भाई वेज रेट हम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब हम वेज रेट को बढ़ाने की बात करते हैं, ठीक है, तो होगा क्या, जो प्रोड्यूसर है उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है, वो कहता है ले भाई प्राइस ही बढ़ा दिया। तो कई बार जो ये डिमांड होती है ना वेज रेट को इंक्रीज करने की, इसकी वजह से इन्फ्लेशन और तेजी से बढ़ जाता है, महंगाई और तेजी से बढ़ जाती है, ठीक है। और ये चेन लगातार चलती रहती है। फिर जो लेबर है उसके लिए गुड्स प्राइस बढ़ने की वजह से क्या होता है, अनअफोर्डेबल हो जाते हैं, वो खरीद नहीं पाता, परचेसिंग पावर नहीं होती उसकी खरीदने की, तो बोलता है भाई इस वेज रेट पे तो काम नहीं चलेगा, हमें और ज़्यादा इनकम चाहिए, और ज़्यादा पैसा चाहिए, तनख्वाह चाहिए, सैलरी चाहिए, ठीक है। तो फिर से क्या होता है कि प्रोड्यूसर बोलता है भाई ले ले, प्रोड्यूसर भी खुश रखता है कि भाई तू सैलरी लेकर राजी रहे, ठीक है, क्योंकि भाई उसे काम कराना है, किसी भी आदमी पढ़ाना, प्रोडक्शन बंद हो जाएगी, ठीक है। प्रो जानता है कि भाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है, प्रॉफिट रखेंगे सेम, ठीक है, फिर प्रॉफिट ही बढ़ाना है तो प्राइस फिर से हाई हो जाएगा। और ये जो चीज़ हमेशा चलती रहती है, तो वेज सेट प्राइस सेट को हमेशा अफेक्ट करता रहता है, ठीक है। और इस तरीके से कभी भी किसी भी लेबर की वेज बढ़ती ही नहीं है, उसे बोलते हैं नॉमिनल वेज का बढ़ना, क्योंकि अगर जितनी वेजेस बढ़ी, जितनी इनकम या फिर सैलरी बढ़ी, अगर उसी रेट से इन्फ्लेशन भी बढ़ गया तो क्या ही बढ़ा, कुछ भी नहीं बढ़ा, सब कुछ नॉर्मल है। तो वही चीज़ यहाँ पे है, तो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। अब क्या आता है, इक्विलिब्रियम अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करते हैं। इक्विलिब्रियम अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? नेचुरल लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑफन कॉल्ड स्ट्रक्चरल और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है। तो नेचुरल लेवल ऑफ जो एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ऑफन कॉल्ड स्ट्रक्चरल और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट इफ अनएम्प्लॉयमेंट फॉल्स बिलो द पॉइंट। अगर अनएम्प्लॉयमेंट इससे भी नीचे आ गया, इससे नीचे आने का मतलब क्या है कि भाई जो नेचुरल लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट उससे भी कम हो गई है, यानी कि और ज़्यादा लोगों को मोटिवेट किया गया है प्रोडक्शन प्रोसेस में हिस्सा लेने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, जिसके लिए कैसे किया होगा, ज़्यादा वेज रेट दिया होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि अगर नेचुरल लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से भी अनएम्प्लॉयमेंट नीचे आ गई है तो वर्कर्स बार्गेनिंग पावर इंक्रीजेस। तो ऐसे केस में वर्कर की बार्गेनिंग पावर बढ़ती है, ड्राइविंग अप वेजेस। तो होता क्या है, वेजेस बढ़ते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बात की ना कि अगर लेबर की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो बार्गेनिंग पावर लेबर के पास शिफ्ट होती है, लेबर वहाँ काम करेगा जहाँ पे उसे अच्छे वेजेस, बेहतर फैसिलिटी, बेहतर इनकम मिल रही होगी। तो वही चीज़ यहाँ पे है, which subsequently causes inflation, जिसकी वजह से हुआ क्या, महंगाई फिर से बढ़ जाएगी। फर्म्स will then raise prices, और फर्म क्या करेंगी, प्राइस राइज कर देंगी, ठीक है, लोडिंग द रियल वेज बैक, और वापस क्या होगा, रियल वेज बैक वहीं पहुंच जाएगा टू इक्विलिब्रियम पॉइंट तक। तो देखा, तो इस तरीके से जो है ना हमेशा काम चलता रहता है। लोग बात करते हैं इनकम इंक्रीमेंट की, वेज इंक्रीमेंट की, यहाँ महंगाई बढ़ जाती है। और कई बार तो ऐसा देखा गया है बीच में कुछ पास्ट ईयर्स में, इनकम उस रेट से बढ़ी नहीं, महंगाई उस रेट से ज़्यादा से बढ़ेगी। तो हुआ क्या, बस भाई करते रहो काम, ठीक है, कि भाई महंगाई ज़्यादा है, वेज मतलब असली में महंगाई ज़्यादा बढ़ गई, वेज उस लेवल पर नहीं बढ़ी है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, ये उसका ग्राफ है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम वेज, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी की सप्लाई, ठीक है, और ये हमारे पास क्या था, इक्विलिब्रियम लेवल। फिर हुआ क्या, उन्होंने बोला भाई वेज बढ़ा दो, वेज बढ़ के मान लेते हैं, वेज बढ़ गए तो सप्लाई भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सप्लाई किसकी बढ़ जाएगी, वेज बढ़ते ही सप्लाई बढ़ जाएगी लेबर की, क्योंकि लेबर कब काम करना ज़्यादा पसंद करेंगे, जब उन्हें बोलेगा अरे पैसा रोकड़ा ज़्यादा मिलेगा, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे है, वेज बढ़ा, क्या हो गया, क्वांटिटी बढ़ गई, ठीक है। तो इस तरीके से भी, और जो डिमांड है, ठीक है, वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर गई, किसकी, जॉब की डिमांड, ठीक है। और ये बीच का गैप है, क्योंकि प्रोड्यूसर बोलेंगे भाई हम तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम में, हम तो आपको यही वेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये जो गैप बना, क्योंकि इतने लोग पहले जॉब में थे, अब वेज के बढ़ने की वजह से लोगों ने डिमांड कर दी यहाँ, सप्लाई कर दी यहाँ, लेबर की सप्लाई। तो जो बीच का गैप है ये हमारा क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल, क्योंकि जॉब तो इन्हीं को मिल रही है ना जहाँ पे इक्विलिब्रियम लेवल है, तो वो चीज़ होती है। तो व्हाट आर द शॉर्ट रन इफेक्ट्स ऑन एन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो शॉर्ट रन इफेक्ट्स क्या होते हैं एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी की। तो पहले समझते हैं मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या होता है। हम सब जानते हैं जो इकोनॉमी है उसको स्टेबलाइज रखने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स में दो पॉलिसी की बहुत मदद ली जाती है, और बहुत बार बात की इस चीज़ के बारे में, मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी। अगर मैं बात करूँ मॉनेटरी पॉलिसी की, यहाँ पे आरबीआई का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल आता है। वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन
इन्फ्लेशन मनी सप्लाई को कम करने की या बढ़ाने की कोशिश करती है। ठीक है, कैसे? रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज करके। मेनली रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज किया आता है। अगर इकोनॉमी को एक्सपेंड करना है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किया जाएगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तो लोन लेना सस्ता पड़ता है। लोन लेना सस्ता पड़ता है तो बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट के लिए लोन लेते हैं और कंज्यूमर्स कंजप्शन के लिए लोन लेते हैं। और इस तरीके से होता क्या है, जो लोग हैं वो स्पेंडिंग ज़्यादा करते हैं, मनी सप्लाई बढ़ जाती है। ठीक है, और ओवरऑल इकोनॉमी जो है एक्सपेंड करना शुरू कर देती है। लेकिन वहीं पे अगर लगता है कि इन्फ्लेशन बहुत हाई लेवल पे हो चुका है, ठीक है, थोड़ा सा रेट जो बढ़ाने की जरूरत है, या फिर इकोनॉमी को कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो इसका उल्टा भी किया जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किया जाता है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया जाता है ताकि लोग जो है ना बोरोइंग इजीली ना कर पाए, तो बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा क्योंकि इसे लोन महंगे रेट पे मिल रहा है, और कंज्यूमर इसे लोन नहीं लेगा कंजप्शन के लिए क्योंकि उसे लोन क्या मिल रहा है, महंगा मिल रहा है। पर हमें सिर्फ बात किसके बारे में करनी है? एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। तो यानी कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अपनी इकोनॉमी को एक्सपेंड करने के बारे में। तो ऐसे केसेस में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या रखा है? लो। यानी कि पहला पॉइंट क्या आता है? लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। और इसी बात को आप ऐसे लिख सकते हो, चीप कॉस्ट ऑफ बोरिंग या फिर लो कॉस्ट ऑफ बोरिंग। ठीक है, यानी कि अगर उधार लेना है, चाहे बिजनेसमैन हो चाहे कंज्यूमर्स हो, यानी कि प्रोड्यूसर हो चाहे कंज्यूमर हो, प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट के लिए उधार ले सकता है, चीप रेट में मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा? प्रोडक्शन बड़े लेवल पे किया जाएगा जब प्रोड्यूसर जो है वो क्या करेगा? इन्वेस्टमेंट करेगा। तो और कंज्यूमर स्पेंडिंग पे खर्चा करेगा लोन लेके। तो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से क्या होता है? मनी सप्लाई बढ़ती है और पैसा जो है ना अलग अलग जगह पे खर्च किया जाता है। प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट के लिए खर्चा करेगा, कंज्यूमर स्पेंडिंग के लिए। तो होगा क्या? अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, लो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब बात ये कैसे? मैंने भी क्या बोला कि जो प्रोड्यूसर है वो क्या करेगा? लोन लेगा क्योंकि सस्ते में मिल रहा है, और उसे क्या करेगा? इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट करेगा, नए प्लांट सेटअप कर सकता है, नई मशीन सेटअप कर सकता है और लोगों को रोजगार देगा। तो होगा क्या? लो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जब प्रोडक्शन बढ़ेगी इन्वेस्टमेंट की वजह से और उन पे खर्चा भी लोग करेंगे क्योंकि लोगों को कंज्यूमर से पैसा आ रहा है सस्ते लोन की वजह से। ठीक है, तो होगा क्या? एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, एडी राइज करेगा। एग्रीगेट डिमांड भी क्या होगा? बढ़ेगा। ये सब इम्पैक्ट गिनवा रहा हूँ मैं एक एक करके, किस चीज़ के? एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, वो भी शॉर्ट टर्म में। तो एडी क्या होगा? बढ़ेगा। एडी बढ़ेगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, मैं कह सकता हूँ जीडीपी भी बढ़ेगा। भाई डिमांड बढ़ रही है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो हमारी इकोनॉमी भी ग्रो कर रही है, क्योंकि हमने ग्रो करने के लिए यूज़ किया है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, क्योंकि हमें एक्सपेंड करना है अपनी इकोनॉमी को। तो जीडीपी बढ़ेगी। ठीक है, यानी कि रियल जीडीपी भी क्या हो रही है? राइज कर रही है। रियल जीडीपी राइज कर रही है। कुछ दिक्कतें भी हैं, वो क्या? माइल्ड इन्फ्लेशन, भाई इन्फ्लेशन बढ़ेगा क्योंकि सिंपल सी बात है, जब मनी सप्लाई बढ़ेगी यानी कि लोगों का क्या आ रहा है? पैसा आ रहा है तो कंजप्शन करेंगे, यानी कि डिमांड को बढ़ाएंगे। और डिमांड बढ़ाएंगे, अगर उस लेवल पे गुड्स नहीं बढ़े, उस लेवल पे प्रोडक्शन नहीं हुआ, तो होगा क्या? प्राइस ऊपर जाएंगे। तो हमें माइल्ड इन्फ्लेशन देखने का मौका भी यहाँ पे मिलता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है ना वो क्या बनते हैं? कोजेस बनते हैं, इफेक्ट्स होते हैं किस चीज के? जब हम यूज करते हैं एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी एक इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, तो आप इतनी बातें लिख दोगे सफिशिएंट रहेगी। आपको पहले समझाना होगा मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, फिर आप समझाओगे। यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी में होता क्या है कि जब आरबीआई यानी कि हमारे देश का सेंट्रल बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज करके, ठीक है, मनी सप्लाई को चेंज करने की कोशिश करता है। एक्सपेंशनरी में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किया जाता है ताकि मनी सप्लाई बढ़ाया जा सके। कॉन्ट्रैक्शनरी में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया जाता है ताकि मनी सप्लाई कम किया जा सके। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का मनी सप्लाई से उल्टा रिलेशन होता है। फिर आप अलग अलग इफेक्ट्स लिखोगे जिसमें क्या क्या होगा? लो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, ये तो प्राइमरी पार्ट है। और हाँ, एक पॉइंट और ऐड ही करो, जब लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो क्या होगा? मनी सप्लाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मेन तो काम यही करना था, मनी सप्लाई, पैसा बढ़ाना था कंज्यूमर के पास भी और प्रोड्यूसर के पास भी। लो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा, ठीक है, एडी बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा और इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी साथ साथ। ठीक है, तो उम्मीद है आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। बाकी कुछ और क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप यहाँ तक की स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, और फिर भी कोई भी डाउट, कोई भी कोई रह गया, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। मैं इंक्वायरीज को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगेन ऑल द बेस्ट, जिनका कल एग्जाम है
अच्छे से पेपर देके आना। और हाँ, क्वेश्चन पेपर भाई जरूर व्हाट्सएप कर दिया करो, जिन भी बच्चों का एग्जाम होना वो क्वेश्चन पेपर जरूर व्हाट्सएप कर दिया करो इस नंबर पे 9667836336। क्योंकि इससे होगा क्या, मैं आज ये बोल के जा रहा हूँ वीडियो के आखिर में, क्योंकि जो भी आने वाले बच्चे होंगे, जो भी आने वाले स्टूडेंट्स होंगे, उनको हेल्प मिलेगी इस चीज़ से, क्योंकि उन क्वेश्चंस को मैं और ज़्यादा क्वेश्चंस पे कंपाइल करके आने वाली सीरीज़ में करवाना शुरू कर दूंगा, जिससे क्या होगा, उन्हें भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो इतना सा काम जरूर कर देना। ठीक है, तो उम्मीद है आपको सारे टॉपिक समझ में आ गए हैं। अब जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से। ठीक है, और नोट्स के लिए भी आप उस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हो।